Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and on your demand, on your request, हम लोग मेंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं इस हफ्ते। पिछले 3 हफ्तों में हम लोगों ने प्रीलिम्स की सीरीज करी है फॉर योर एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021, जिसमें से पहली सीरीज हमारी थी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, सेकेंड सीरीज हमने करी थी क्वांट रिलेटेड और थर्ड सीरीज करी थी हम लोगों ने रीजनिंग स्पेशल सीरीज। तो ये तीनों सीरीज में ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड आज की सीरीज में मतलब इस हफ्ते जो हमारी सीरीज चलने वाली है दैट विल बी मेंस एक्सप्रेस। मेंस एग्जामिनेशन की सीरीज हम लोगों ने चलाई है इसके अंदर विच इज बेनिफिशियल फॉर योर एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021, क्योंकि अभी आपका यही एग्जामिनेशन है आपके नियर में, आपके जस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपका जस्ट अभी वाला पहला एग्जाम है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021। तो इसी पे बेस्ड ही हम लोग मेंस एक्सप्रेस करने वाले हैं इस हफ्ते में 5 डे 5 वीडियोस, जिसमें से पहला सेशन हमारा रहेगा अर्थमेटिक क्वेश्चन सेशन। पहला सेशन हमारे पास रहने वाला है अर्थमेटिक क्वेश्चन सेशन और यहाँ पे दिस इज ऑफ क्वांट सेक्शन। तो हम लोग अर्थमेटिक के यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेंस लेवल में जो आते हैं वही मैं आपको कराऊंगी, बेसिक वही रहेगा जो मैंने आपको आज तक सिखाया है, लेकिन इसमें जैसे हमारा लेवल हाई हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी बदल जाएगा। इसमें टोटल ऑफ हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से हमने डिफरेंट टॉपिक्स लिए हैं, मतलब हर एक टॉपिक के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। अराउंड 10 to 11 टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। कोई ऐसा टॉपिक भी है जिसका एक क्वेश्चन भी लिया है, तो अराउंड 10 to 11 टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। मतलब मेजॉरिटी 80-90% आपका क्वांट का सिलेबस, क्वांट का प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा अर्थमेटिक मेंस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। एंड जैसे मैंने आपको प्रीलिम्स के सेशन में विद टाइमर कराया था, मेंस के सेशन में आपको विद टाइमर मैं नहीं कराऊंगी। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में लगेगा कि आपको टाइमर देना है तो मैं दे दूंगी, बट क्योंकि ये 2-3 मिनट भी कई बार ले जाता है, 1.5 से 2 मिनट भी ले जाता है क्वेश्चन, तो इतना हम लोग करेंगे तो सेशन काफ़ी लंबा बन जाएगा और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है विच इज़ क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स इनिशिएटिव। क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स हम लोगों ने लॉन्च करी है अपनी वेबसाइट पे विच इज studyniti.com एंड इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे हम लोगों ने आपको डेली की पीडीएफ्स प्रोवाइड करनी है, डेली पीडीएफ्स, क्विजेज, मंथली पीडीएफ्स, क्विजेज एंड वीकली पीडीएफ्स एंड क्विजेज। यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, एकदम बिल्कुल सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे दिया, बट इसके बारे में डिटेल में हम लोग एंड ऑफ द सेशन, मतलब जब हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर बात करेंगे। ठीक है, ताकि आपका कोई भी जो चीज़ है वो छूट ना जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ओवरव्यू आप देख सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग एंड में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग एंड पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है टाइम एंड वर्क से, विच इज माय फेवरेट टॉपिक एज वेल एंड एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक एज वेल, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्या बोलता है क्वेश्चन में कि राम्या एंड वनीथा टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। राम्या और वनीथा कितने में कंप्लीट कर रही है, कितने दिनों में कंप्लीट कर रही है? 20 डेज में दोनों। वनीथा एंड सुगंथी है ना, हाँ, वनीथा एंड सुगंथी कैन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। ये दोनों अगर काम करने लग जाएं तो दोनों कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? 36 डेज में। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले टाइम लिखते हैं, फिर टोटल वर्क निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले राम्या और वनीता की हमारे पास है, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं पूरा काम? 20 दिन में। और वनीता और सुगंथी कितने दिन में करते हैं दोनों काम पूरा? 36 दिन में। ठीक है, अब आगे उसने बोला कि इन लोगों ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम, ऐसा एक नंबर जिससे ये दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने एलसीएम लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 180 निकल जाएगा, तो हमारे पास टोटल वर्क किसके बराबर होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी, या मैं कहूँ एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसने एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाई? 9 यूनिट्स। 180 डिवाइडेड बाय 20 और 180 डिवाइडेड बाय 36 5। इन दोनों ने मिलके एक दिन में, ये हम लोग पर डे या पर आवर, जैसे इसने डेज दिए हैं तो हम लोग बोलते हैं कि पर डे इन्होंने कितना काम किया। 180 चॉकलेट बनानी थी, एक दिन में ये दोनों मिलके कितनी चॉकलेट बना रहे हैं? 9 चॉकलेट बना रहे हैं। इस हिसाब से राम्या स्टार्ट्स अ वर्क एंड डू इट फॉर 6 डेज। राम्या एक डज होगा ना, राम्या एक काम को शुरू करती है और 6 दिन
के लिए काम करती है विदाउट ज्वाइनिंग विद एनीवन, अकेली काम करती है वो। देन वनीता स्टार्ट्स हर वर्क एंड कंटिन्यूज फॉर 12 days। फिर वनीता अकेली काम को स्टार्ट करती है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि वो राम्या को ज्वाइन करती है। वनीता अकेली इस काम को शुरू करती है और 12 दिन तक करती है। एंड फाइनली लास्ट में सुगंधी फिनिश करती है इस काम को कितने दिन में? 54 days में। मतलब ये लोग अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग दिनों पे, है ना, कोई इकट्ठा काम नहीं करा, लेकिन हमारे पास एफिशिएंसी और टाइम है जो दोनों का इकट्ठा है। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हम लोग बात करते हैं कि हमें इनका नहीं पता ना कितने कितने यूनिट्स बनाते हैं एक दिन में। मैं बोल देती हूँ राम्या बनाती है x यूनिट्स, एफिशिएंसी पर डे की बात कर रही हूँ, वनीता बनाती है y यूनिट्स और सुगंधी बनाती है z यूनिट्स। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं राम्या बनाती है x यूनिट्स और वनीता बनाती है y यूनिट्स और सुगंधी बनाती है z यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राम्या ने काम शुरू किया और 6 दिन के लिए करती है। ठीक है, हम लोग टोटल वर्क चलते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना है? 180। टोटल वर्क हमारा कितना है? 180। और टोटल वर्क होता किसके बराबर है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। पहले राम्या काम करेगी, फिर वनीता काम करेगी, फिर सुगंधी काम करेगी, तो काम पूरा हो जाएगा। इसने 6 दिन के लिए काम किया, इसने 12 दिन के लिए काम किया, इसने 54 दिन के लिए काम किया, काम पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया? टाइम इंटू एफिशिएंसी। इसकी कितनी थी? x, इसकी कितनी थी? y, इसकी कितनी थी? z। मतलब 6x प्लस 12y प्लस 54z किसके बराबर आ गई हमारे पास? टोटल वर्क के। हमने निकाला टोटल वर्क ये है, क्वेश्चन में वो बोलता है टोटल वर्क 180 है। 6 मैं कॉमन ले लूंगी दोनों साइड से, 9z आ जाएगा। देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जी प्लस 8z। 2y को मैंने y प्लस वाई लिख दिया, 9z को मैंने z प्लस 8z लिख दिया। लिख सकती हूँ, मेरे को x प्लस वाई की एफिशिएंसी पता है, मेरे को y प्लस z की एफिशिएंसी पता है। x प्लस वाई की कितनी है? 9 और y प्लस z की कितनी है हमारे पास? 5। आ गई एफिशिएंसी। x और y हमने एफिशिएंसी ही मानी थी ना, लेट एफिशिएंसी करी थी ना, प्लस 8z। ये कितना आ जाएगा? 14। 14 को 30 से माइनस करेंगे 16। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई? अगर हमारे पास z की वैल्यू 2 आई है, मतलब अगर y प्लस z की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 2 है, z मतलब सुगंधी का कितना आ गया? 2। तो वनीता का कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 3। और राम्या का कितना? राम्या था ना, राम्या का कितना आ जाएगा? वनीता का 3 है, राम्या प्लस वनीता का कितना है? 9। तो राम्या का कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3 6। एफिशिएंसी सबकी आ गई है। उसने बोला है इन हाउ मेनी डेज वनीता अलोन कैन डू द वर्क। हमें पता है हम टाइम कैसे निकालते हैं, हम लोग टाइम निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना था? 180। वनीता एक दिन में काम कितना करती है? वनीता हमारे पास, वनीता का निकालना है ना हमें। हाँ, वनीता एक दिन में काम कितना करती है? 3 यूनिट्स। तो मतलब वो कितना टाइम लेगी? 180/3, एक मिनट, 180/3 विच इज इक्वल्स टू 60 डेज। कितना टाइम लेगी वो? 60 डेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। पहले हम लोग एफिशिएंसी से चलते हैं, इसमें हमें टाइम निकालना। टाइम कैसा हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कि वो एक दिन में कितना काम करती है। एक दिन में वो 3 यूनिट्स बनाती है, तो 180 यूनिट कितने दिन में बनाएगी? 60 दिनों में। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days। एक ग्रुप ऑफ मैन मतलब कुछ लोग इकट्ठे होके डिसाइड करते हैं कि हम लोग काम करेंगे, और उतने लोग अगर हम लोग इकट्ठे करें तो काम 4 दिन में पूरा हो जाता है, इसने ये बोला है। बट सिंस 16 ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, हर अगले दिन पे 16 लोग गायब हो जाएंगे, 16 लोग काम छोड़ के चले जाएंगे। पहले दिन मान लो अगर 60 लोग थे, अगले दिन 60 माइनस 16 हो जाएंगे, फिर उसके अगले दिन 60 माइनस 16 माइनस 16 हो जाएंगे, मतलब हर दिन हमारे पास 16 घटते जाएंगे। द जॉब इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 6th डे ओनली। 6 दिन में पूरा का पूरा काम पूरा हो जाता है। ठीक है, इफ इनिशियली ईच मैन गेट्स 200 पर डे, तो हमें वेजेस निकालनी है जब
पहले दिन जितने लोग अवेलेबल थे, मतलब पहले दिन जो टोटल लोग अवेलेबल थे उनकी क्या निकालनी है, वेजेस निकालनी है। सबसे पहली बात देखो, मैंने आपको हमेशा बताया गोल्डन रूल, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। लेकिन इस फॉर्मूला में अगर हम लोग MDH फॉर्मूला से चलें तो टोटल वर्क हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों में इक्वल होते हैं। टोटल वर्क हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डेज है, हमारे पास आवर्स नहीं है। मैंने आपको यही बताया ना, MDH अपॉन टोटल वर्क, यही बताना है। ये 1 केस, ये 2 का केस, 2 का केस नहीं है तो MDH किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा ना, टोटल वर्क उधर ले जाएंगे तो नहीं है ना। तो एक टोटल वर्क का फॉर्मूला ये भी होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। ठीक है, हमारे पास मैन हमें नहीं पता, हम बोल देते हैं एक्स मैन थे। आवर्स हमारे पास नहीं है और डेज हमारे पास कितने हैं, 4 दिन। मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 4x। समझ में आई, क्योंकि इनिशियली तो हमारे पास सब लोग प्रेजेंट थे ना, उन सब लोग के हिसाब से हम लोग हमेशा टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना निकला आपका, 4 men इंटू एक्स डेज, दैट इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, और अगर मैं डेज वाइज चलूं, अगर मैं डेज वाइज चलती हूं, किसके डेज वाइज चलती हूं, कि हर एक दिन, हर अगले दिन 16 लोग ड्रॉप होते हैं। ठीक है, अब पहले दिन x लोग थे, पहला दिन था, अगले दिन x माइनस 16 लोग होंगे, दिन हमारे पास एक ही होगा, सब में एक एक दिन है तो आप डेज को निग्लेक्ट कर सकते हो। फिर अगले दिन लोग कितने हो जाएंगे, x माइनस 32, क्योंकि x माइनस 16, इसमें से भी 16 घट गया, फिर इसमें से भी 16 घटा दो, x माइनस 48, फिर इसमें से भी 16 घटा दो, x माइनस 64, यही हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर कितना आ जाएगा, x माइनस 80। छठे दिन पे काम पूरा हो जाता है, 6 दिन हमारा काम चलता है, और 6 दिन हमारा काम कुछ इस तरीके से चलेगा। दिन कितने हैं हमारे पास, 1 1 है, इसलिए हम लोगों ने इग्नोर किया था उसको। 4x बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 16, x कितने हैं, 1 2 3 4 5 6x है ना, माइनस 16 और 32 48 48 48 96 96 और हमारे पास कितने हैं 80 176 176 और 64, तो 176 है और 64 है। तो सबसे पहले 170 और 60 किया तो 230 आया, 230 में हम लोगों ने 10 और जोड़ा, कितना आ गया 240। तोड़ तोड़ के मैंने जोड़ा है, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 240, x की वैल्यू कितनी आ गई 120। मतलब पहले दिन हमारे पास x लोग अवेलेबल थे, x की वैल्यू कितनी आई 120। इनिशियली पहले दिन हमारे पास 120 लोग थे और हर एक जने को 200 रुपये पर डे मिल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल वेजेस कितनी आ जाएगी, टोटल वेजेस कितनी आ जाएंगी 24,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर ई विल बी योर आंसर। 120 लोग को आप लोग हर दिन 200 रुपये दोगे, मतलब पर डे के हिसाब से है ना, तो उसने टोटल वेजेस हमें बोली है फर्स्ट डे की। तो फर्स्ट डे की कितनी थी, 200 लोग थे और 120 लोग थे और 200 उनकी पर डेली वेज थी। टोटल हमारे पास कितने आ गए 24,000 रुपये आ गए। दिस वॉज ऑल फॉर टाइम एंड वर्क। ये दोनों क्वालिटी क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी लोग कई बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देखो, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है कौन सा, पाइप एंड सिस्टर्न। क्वेश्चन आप देख लो, खुद को सॉल्व करना है, साथ साथ मेरे सॉल्व कर सकते हो। पाइप एंड सिस्टर्न टाइम एंड वर्क से बिल्कुल रिलेटेड होता है। आप लोग पाइप को मैन पढ़ लो और टाइम वैसा ही रहेगा, तो उसको मैन और टाइम के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाइप P एंड Q टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। P Q 15 मिनट में भर देती हैं, मिनट्स की बात कर रहा है। Q R और S चालू करेंगे तो कितने मिनट में भर जाएगा टैंक। जाहिर सी बात है, अगर 2 लोग काम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 लोग काम करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 पाइप्स काम कर रही हैं, कौन कौन सी, Q R S। टाइम कितना लग रहा है 12 मिनट, टाइम कम हो गया ना। P R S कितने में फिल कर रही है 10 मिनट में, ठीक है।
P, Q एंड T कितने मिनट में फिल कर रही है? 20 मिनट में। थोड़ा सा ध्यान देना, हमने बात करी थी P और Q की। P और Q कितने मिनट में भर रही थी? 15 मिनट में। अगर मैं बात करूं पाइप T को भी जोड़ दिया जाए, मतलब एक तीसरी पाइप आ गई, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही चलता है, अगर तीसरी पाइप आई है तो डेफिनेटली टाइम हमारे पास कम ही लगने वाला है, राइट? डेफिनेटली टाइम हमारे पास कम लगने वाला है। लेकिन जब पाइप T ऐड हुई, हमारा टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 15 मिनट लग रहे थे, अब 20 मिनट लग रहे हैं। टाइम हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। मतलब डेफिनेटली ये जो T है, डेफिनेटली जो पाइप T है वो क्या होगी? या डेफिनेटली इन तीनों में से एक पाइप कौन सी होगी? एम्प्टी करने वाली होगी या लीकेज वाली पाइप होगी। उसमें से पानी गिर रहा है तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना। अगर हम लोग एक पाइप लेते हैं जो अंदर डाल रही है पानी, और एक पाइप लेते हैं जो बाहर फेंक रही है, तो दोनों को मिलाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि पानी अंदर भी आ रहा है और पानी बाहर भी जा रहा है। जबकि अगर दोनों पाइप्स पानी को अंदर ला रही हैं तो टाइम कम लगेगा। समझ में आई? तो इनमें से एक क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? बाहर फेंक रही होगी पानी को, और प्रोबेबली टी हमारे पास बाहर फेंकी, क्योंकि पी क्यू को 15 मिनट लग रहे थे और टी के ऐड होते ही ये टाइम बढ़ गया। मतलब टी कौन सी होगी? लीकेज वाली पाइप होगी। फाइंड द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज नहीं है, नंबर ऑफ मिनट्स है। इसको प्लीज करेक्ट कर लो। यहाँ पे दिनों को मत करो, यहाँ पे मिनट्स कर लो, ठीक है? टेकन बाय पाइप टी, पी एंड टी टुगेदर फिल द हाफ ऑफ द टैंक। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। सबका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 60। एक मिनट में, क्योंकि मिनट्स है तो एक मिनट में ये कितना भर देती हैं? 60 डिवाइडेड बाय 15, 4, 12, 5, 6, 3। समझ में आ गया? पी क्यू एक मिनट में 4 पॉइंट या 4 लीटर पानी भरती है, जबकि पी क्यू और टी 3 लीटर भरती है। मतलब डेफिनेटली टी क्या हो गया? डेफिनेटली टी क्या हो गया? -1 हुआ ना। अगर P प्लस Q का एडिशन 4 है और P Q और T का एडिशन 3 है, तो T की वैल्यू कितनी आएगी? -1। मतलब वो हर मिनट 1 यूनिट पानी को बाहर निकाल रहा है। ओके, हमें फाइंड किसका करना है? P और T का, अगर दोनों इकट्ठे टैंक भरेंगे तो। ध्यान देना, यहां से हमें निकालना है P और T का। T का हमारे पास आ गया, एफिशिएंसी कितनी थी उसकी? -1। अब हमें P का चाहिए होगा। अगर मैं इधर से देखूं, इन दोनों में से देखूं, हमारे पास दो केसेस हैं, Q R और S, और यहां पे P R और S। ठीक है, तो यहां से देखो, Q R और S एक मिनट में कितना पानी भरती हैं? 5, और ये कितना भरती हैं? 6। माइनस कर दो, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। Q माइनस P कितना हो जाएगा? -1, या मैं बोलूं P माइनस Q कितना हो जाएगा? 1। P माइनस Q 1 है और P प्लस Q कितना है? 4। निकाल लोगे? P एक मिनट में कितना भर लेगी? P एक मिनट में कितना पानी भर लेगी? 2.5 यूनिट। हमने सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करी है। P एक मिनट में कितना पानी भर लेगी? 2.5 यूनिट। हमें P और T का ही चाहिए था, तो उसके आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है आधा टैंक भरना है P और T की मदद से। आधा टैंक मतलब पूरा टैंक है 60 लीटर का, तो आधा टैंक कितने लीटर का हो जाएगा? 30 का। हमें निकालना है टाइम। टाइम किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 30, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5 माइनस 1 कितना होता है? 1.5। इनको कितना टाइम लग जाएगा? 20 मिनट। इनको कितना टाइम लग जाएगा? 20 मिनट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू एज वेल। बेस हमारा वही रहने वाला है, सिर्फ हमारी एप्लीकेशन चेंज हो रही है। मतलब हमें ये देखना है कि किस स्टेप पे किस चीज को हमने अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये वाली चीज भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय द मिल्क पाइप इन 30 मिनट्स। मिल्क पाइप पूरे के पूरे टैंक को कितनी देर में भरती है? 30 मिनट्स में। देख लेते हैं। एंड बाय द वाटर पाइप इन 20 मिनट्स। वाटर पाइप कितने देर में भरती है? 20 मिनट्स में।
अ पर्सन ओपन्स बोथ द पाइप्स साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को इकट्ठे ओपन कर देता है, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल्ड। वो क्या करता है, मान लो एक जकूजी है, एक बाथ टब है, उसको क्या करता है, उसमें मिल्क पाइप और वाटर पाइप दोनों खोल के वो चला जाता है। उसको पता है एस्टिमेटेड टाइम मेरे पास 10 मिनट में ये फुल हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स में उसको पता है ये पूरा पूरा टब फुल हो जाएगा। 10 मिनट के बाद जब वो आता है तो वो देखता है कि टैंक फुल नहीं है, टैंक अभी भी भरा हुआ नहीं है, ठीक है। However, there is a hole which leakages the mixture and now he closes it. जब वो वापस आता है टब को देखने के लिए, जब उसे लगता है कि टब भर गया होगा 10 मिनट के बाद, तब टब नहीं भरा होता। उसको क्या दिखता है कि नीचे वो जो बाथ टब के होल होता है ना, वो तो खुला ही रह गया, वो तो थोड़ा सा खुला ही रह गया, जिसकी वजह से पानी अंदर आ तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकल रहा है, इसलिए अब भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा। लीकेज वो आके वो उसको प्रेस कर देता है, वो उसको बंद कर देता है। अनदर 6 मिनट्स के बाद टैंक फुल हो जाएगा, मतलब जब वो लीक हमने बंद कर दिया तब 6 मिनट, 10 मिनट के बाद वाले जो 6 मिनट हैं, उन 6 मिनट में टैंक जो नहीं भरा हुआ था वो भर जाएगा, मतलब जितनी रही खई कसर थी उसने पूरी कर दी। इन वॉट टाइम द लीकेज वुड एम्प्टी द होल टैंक। अगर अकेले लीकेज की मैं बात करूँ तो पूरे के पूरे टैंक को, पूरे के पूरे बाथ टब को वो कितनी देर में एम्प्टी कर देगा, ये हमें बताना है। देखो, मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करूं, टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट और 3 यूनिट, ये हमारे पास है टाइम, ठीक है, समझ में आ गई। हम बोलते हैं कि जो मिल्क और वाटर है अगर उसको मैं ओपन कर दूं तो हर मिनट कितना पानी भरा जाएगा 5 यूनिट। अगर इन दोनों को मैं ओपन कर दूं तो हर मिनट कितना पानी भरा जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। ये 5 यूनिट जो पानी है 1 मिनट में भरा जा रहा है, ठीक है, और 60 अपने को भरना कितना है 60 यूनिट, अपने को 60 यूनिट पानी भरना है, क्लियर। अगर मैं 60 यूनिट की बात कर रही हूं तो 5 यूनिट भरने में हमें 1 मिनट लग रहा है, तो 60 यूनिट भरने में हमें कितने मिनट लगेंगे 12 मिनट। 60 यूनिट भरने में हमें कितने मिनट लगेंगे 12 मिनट, अगर लीक नहीं है, अगर लीकेज नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई। मतलब जब वो टब को छोड़ के गया था उसको पता था कि 12 मिनट के बाद ये पूरा का पूरा टब जो है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, लेकिन टब फुल नहीं हुआ, मतलब 12 मिनट तक भी टब फुल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, what happened, sorry for this, I'm extremely sorry for this, okay, ये रिमोट का कुछ पंगा हो गया था। 12 मिनट तक भी टब फुल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक होल था, ठीक है। 6 मिनट जब उसने होल को बंद किया तब उसके बाद 6 मिनट के बाद पानी जो है वो भरने लगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इस 6 मिनट में क्या चीज ओपन थी, तो मुझे पता है इस 6 मिनट में लीक तो ओपन नहीं था, इस 6 मिनट में लीक ओपन नहीं था, सिर्फ मिल्क पाइप और वाटर पाइप ओपन थी, ठीक है। तो 6 मिनट में दोनों ने कितना पानी भरा होगा, ध्यान दो, अगर 1 मिनट में दोनों 5 यूनिट पानी भर देते हैं तो 6 मिनट में दोनों कितने यूनिट पानी भरेंगे 30 यूनिट, मतलब उन्होंने आधा टैंक भर दिया 6 मिनट में। अगर पूरा टैंक जाहिर सी बात है 12 मिनट में भर रहे हैं तो आधा टैंक 6 मिनट में भर देंगे। और जो पहले वाले 6 मिनट थे इसमें ये दोनों पाइप्स भी थी और उसके साथ एक लीक भी था, दोनों पाइप्स भी थी और उसके साथ एक लीक भी था जो पानी को क्या कर रहा था, बाहर फेंक रहा था। मतलब 5 यूनिट पानी भरा जा रहा था और x यूनिट पानी क्या हो रहा था, घटाया जा रहा था, ठीक है। इन व्हाट टाइम वुड द लीकेज होल विल एम्प्टी द टैंक। तो हमने ये बोला कि 6 मिनट में तो आधा टैंक भर गया, लेकिन 12 मिनट में पूरा टैंक तब भरता जब सिर्फ दोनों पाइप्स इनलेट पाइप्स होती, आउटलेट पाइप ना होती। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 12 मिनट तक तो 3 चीजें चल रही थी, 12 मिनट तक 3 चीजें चल रही थी, मतलब इसको टाइम कितना लगा होगा 12 + 6 मिनट
टोटल टैंक भरने में हमें 18 मिनट लगा, जिसमें लास्ट 6 मिनट्स में मिल्क और वाटर गया और पहले 12 मिनट्स में मिल्क, वाटर और जो हमारी लीकेज पाइप थी वो गई, है ना, क्योंकि इस स्टैंडर्ड टाइम में पूरा हो जाना चाहिए था बट पूरा नहीं हुआ। मतलब ये 12 मिनट में कितनी एफिशिएंसी है, F माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है कि आउटलेट अगर हम देखें तो उसको हम लोग x मान लेते हैं कि 1 मिनट में वो x पानी बाहर निकालता है, x यूनिट्स पानी बाहर निकालता है। तो यहाँ पे ध्यान देना 60 में से 30 यूनिट ऑलरेडी भर चुकी है, मतलब आधा टैंक भर चुका है। रह कितना गया, आधा टैंक, मतलब पहले के जो 12 मिनट हमारे पास हैं उसमें हमने आधा टैंक ही भरा होगा। तो 12 मिनट के हिसाब से कितना टैंक भरा, आधा टैंक भरा, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जार 6 5 जार 10 माइनस 2x बराबर कितना आ गया 5। तो 2x की वैल्यू 5 आई, x की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2.5। मतलब जो आउटलेट पाइप है वो 1 मिनट में 2.5 यूनिट्स पानी बाहर निकालती है। अगर 1 यूनिट में 2.5 यूनिट्स पानी बाहर निकालती है 1 मिनट में, तो पूरा का पूरा टैंक कैसे खाली करेगी, देखो 2.5 यूनिट पानी निकालती है 1 मिनट में, तो 30 यूनिट कैसे निकालेगी 1 बाय, हमें कितना लेना है, पूरा टैंक देखना है ना 60 का। इसको उल्टा ही कर लेते हैं, सीधी बात यार, यहां से हम लोगों ने 2.5 निकाला ना, तो 60 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होता है 24। तो आउटलेट पाइप मतलब लीकेज पूरे टैंक को एम्प्टी कितनी देर में कर देगा 24 मिनट में। कितनी देर में कर देगा 24 मिनट में। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट 5th और 6th क्वेश्चन हमारे पार्टनरशिप पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन क्या है पार्टनरशिप का, मुन्ना एंड नीरज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ K एंड K प्लस 20,000 रुपीज। इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी K और K प्लस 20,000। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मुन्ना ने 12,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 1 साल तक उनका पैसा क्या चला, यही चला। 1 साल के बाद मतलब पहले साल उनका पैसा ये चला, दूसरे साल उनका पैसा मैं कहूं तो मुन्ना का कितना हो गया K प्लस 12,000 और इसने चेंज नहीं किया तो इसका यही रहा दूसरे साल में। आफ्टर 1 मोर ईयर मतलब तीसरे साल में सनी उनको ज्वाइन कर लेता है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ K प्लस 60,000। तो तीसरे साल में सनी ने उनको ज्वाइन किया K प्लस 60,000 से, और तीसरे साल में उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। अच्छा ये तो ऐड हुई थी ना, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तीसरे साल के बाद दे अर्नड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2,35,000 और उसमें से मुन्ना का शेयर कितना था 85,000। हमें वैल्यू ऑफ K फाइंड करनी है। सीधी बात देखो, सबका टोटल लगा दो, हमने टाइम कंसीडर कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर ली, इसकी आ गई 3K प्लस 24,000, इसकी आ गई 3K प्लस 60,000 और इसकी आ गई K प्लस 60,000। उसने मुन्ना का शेयर बताया है, यहां से अगर मैं देखूं तो मुन्ना का शेयर कितना है 3K प्लस 60,000, ये इसका रेशो है। यहां से देखूं तो कितना है 85,000, कितने में से 2,35,000 में से। इधर से देखूं तो कितना है 3K प्लस 60,000, कितने में से, तीनों के शेयर में से। तीनों का शेयर कितना है 3K प्लस K 7K, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 24 144। समझ में आ गया शेयर किस तरीके से निकाला है। इसको कट कर देंगे 17 5 जार 1 जार 5 से काटते हैं ना इसको, 17 पे जाएगा और 5 से काटेंगे तो दिस विल बी 17 and this will be 27, I guess 47। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। इधर से तो 3 कॉमन निकल जाएगा बट कटेगा नहीं ना, तो 17 7 जार 17 इंटू 1,44,000 बराबर में कितना आ जाएगा 47 इंटू 3 141K प्लस
47 इंटू 60,000, तो 119 और 141 कितना आ जाएगा, 22 के बराबर 17 इंटू 144 माइनस 47 इंटू 60,000, ये आ रहा ना हमारे पास। तो 22 से काटना पड़ेगा 11 से, तो यहाँ पे आई गेस कोई जा नहीं रहा ना। ओके, ये हमें शेयर ऑफ मुन्ना दिया है ना, मतलब इसका दिया, मैंने इसका ले लिया ना, तभी आई वॉज थिंकिंग समथिंग इज रॉन्ग। मैंने किसका ले लिया था, नीरज का ले लिया था, जबकि उसने मुन्ना का बोला है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना। ओके, लेट्स रिज्यूम 3K प्लस 24,000। अच्छा, बात तो वहीं आ गई थी, 119K प्लस 144 इंटू 17 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 141, 21 प्लस 47 इंटू 24,000, यही आएगा। इधर से देखें तो 22K बचेगा, और उधर से देखेंगे तो 1,44,000 इंटू 17 माइनस 47 इंटू 24,000। 2 से काट देते हैं, 11 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा, और ये 12,000 हो जाएगा। अब सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। 72 इंटू 17 करना है, तो 72 इंटू 17, या तो इसको 20 माइनस 3 कर सकते हैं, या फिर 10 प्लस 7 कर सकते हैं। इसको 20 माइनस 3 की फॉर्म में करते हैं, तो इसको 20 करेंगे माइनस 3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1224, और बचा है हमारे पास 47 इंटू 12, 10 प्लस 2 बोल देते हैं इसको, ये 470 हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा, 564। तो 1224 में से 564 माइनस करने हैं, 564 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएंगे 660। 11K के बराबर कितना आ जाएगा, 660। 1000 तो मैंने हटा दिया था ना, तो K की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 पे आएगा ना, 660 आ रहा है क्या। 72 इंटू 17, 72 इंटू 17 हमारे पास ये आया है, और 47 इंटू 12 हमारे पास ये आया है। यस, तो ये कितना आ जाएगा, K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60,000। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग सी थी, बट कोई बात नहीं, एंड आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्टार्ट्स अ कंपनी एंड आफ्टर 3 मंथ्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही उसमें फिट हो रहा है। ए ने कंपनी स्टार्ट की और 3 महीने के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए और बी की किस रेशो में थी, 3:2 में। 3:2 में उनका रेशो था। ए एंड बी रिसीव्स इतना इतना पैसा रिस्पेक्टिवली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद उनको इतना इतना पैसा मिल गया। हमें पैसा बताना है कितना कितना है। सबसे पहले हम अपने बेस से चलेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है ए और बी की, किस रेशो में, 3:2 में, और टाइम कितना है, ए ज्वाइन किया 12 महीने के लिए और बी पहले 3 महीने गायब था, मतलब बी 12 माइनस 3 कितने महीने के लिए ज्वाइन हुआ, 9 महीने के लिए। दोनों का रेशो कितना निकलता है, 4:3। और जब भी 2 चीजें रेशो में हो तो उनका रेशो निकालना इजी हो जाता है। ऐसा कुछ 3 से 3 गया। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आया, 2:1। मतलब अगर ए का प्रॉफिट 2 है तो बी का प्रॉफिट 1 होगा, ए का प्रॉफिट 4 है तो बी का प्रॉफिट 2 होगा, बी का जस्ट आधा होगा। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2698 का आधा क्या 1349 होता है, होता है। 1920 का क्या आधा 960 होता है, होता है। 2576 का क्या आधा 1293 होता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 पता है, तो दोनों के प्रॉफिट भी 2:1 में ही होने चाहिए। इसका कितना हो जाएगा, 1288 होना चाहिए ना, आधा। इसका आधा गलत आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ही इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 आर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पार्टनरशिप के भी 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम अगला स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला क्वेश्चन आप शुरू करो, फिर मैं भी आपको स्टार्ट करवाती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। Okay, if a shop gives 20% discount for an article, while shop B gives discount of 10% for the same product. मान लो 10 रुपए का एक पेन है, शॉप ए उसको 20% डिस्काउंट पे बेचती है और शॉप ए उसको 20% डिस्काउंट पे बेचती है और शॉप बी उसको 10% डिस्काउंट पे बेचती है। सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है, 10 रुपए का ही पेन है। इफ द मैन स्पेंड्स 580 टू परचेज इट फ्रॉम शॉप ए, शॉप ए जो है उसने इस आदमी को कितने में पेन बेचा? 580 में। उसने इस आदमी को पेन कितने में बेचा? 580 में। मान लो मैं गई हूं शॉप ए पे खरीदने, तो मैंने उस पेन को कितने में खरीदा? 580 रुपए में। मतलब शॉप ए का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 580। शॉप ए ने तो किसी आदमी को बेचा है ना। Then how much additional amount does the man require to buy the product from shop B? अगर वो A से ना बाय करता, B से बाय करता, तो उसको कितना ज्यादा देना पड़ता? जाहिर सी बात है, सेम प्राइस है, 100 रुपए का एक पेन है, A उसको 20% डिस्काउंट पे देता है। 20% डिस्काउंट मतलब 80 रुपए पे दे देगा किसी को भी। लेकिन शॉप B जो है वो 10% डिस्काउंट पे देता है, मतलब 100 का पेन वो कितने में देगा? 90 रुपए में देगा ना। ए से उसको 80 में मिल रहा है, लेकिन बी से उसको 90 में मिल रहा है। बी से डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट लग रही है, 10 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, तो ये वही एडिशनल अमाउंट पूछ रहा है हमसे यहाँ पे। तो ध्यान दो, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 580 और डिस्काउंट कितना है? 20%। हमें पता है अगर मैं मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मार्क्ड प्राइस होता है 100%, डिस्काउंट कितना होता है? 20%। और हम लोग ये कैलकुलेट किस पे करते हैं? मार्क्ड प्राइस में। मतलब 80% मार्क्ड प्राइस का किसके बराबर हो जाएगा? 580 के। सही है, तो 80% देख लो, ये 4:5 हो जाएगा। 4 1 जार 4, 4 4 जार 4 5 जार, तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास हो जाएगा 145 × 5। क्लियर? और यहां पे देखो हमारे पास मार्क्ड प्राइस तक तो सेम था, मार्क्ड प्राइस तक मामला हमारे पास सेम था। क्यों सेम था? क्योंकि मार्क्ड प्राइस पे इसने 20% दिया और मार्क्ड प्राइस पे ही उसने 10% डिस्काउंट दिया। एक्चुअल में मार्क्ड प्राइस था कितना? 145 × 5। अगर मैं शॉप बी की बात करूं तो शॉप बी ने इसको कितने में बेचा होता? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर सकती हूँ, 100% में से आप 10% माइनस कर दो, कितना बचा? 90% किसका? मार्क्ड प्राइस का। और मार्क्ड प्राइस मेरे पास कितना है? 145 × 5। तो इसको देख लो, 145 × 5 कितना होता है? 5 5 जार 25 और 14 5 जार 70, 725 × 9/10। तो इंटू 9 करना है तो 10 - 1 बोल सकते हैं, मतलब 7250 माइनस 72 725, यही आ जाएगा। 50 में से 25 गए, 25 बचे, और 72 में से 7 गया, कितना बचा? 65। तो ये कितना आ जाएगा? 652.5। शॉप बी ने इस 580 रुपए वाले पेन को कितने में बेचा? 652.5 रुपीज में। ठीक है, तो हमें एडिशनल कितना पे करना है वो हमें बताना है। तो 652.5 उसने बी से देखा और ए से कितना था? 580, तो 2.5 रुपए तो यहां से आ गए, और ये कितना हो जाएगा? 72.5। ऑप्शन नंबर डी। अगर वो शॉप बी के पास जाता तो उसको 72.5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते सेम आर्टिकल के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत इजी वे से करेंगे। टीना बॉट 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस। सेम बात रखो, 2 पेन है, सेम प्राइस के हैं। पहले पेन को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे पेन को उसने 10% लॉस पे बेचा। प्रॉफिट लॉस किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे, हम सबको पता है। पहला पेन वो 100 रुपए में खरीद के लाई थी, 20% प्रॉफिट लगाया, मतलब कितने में बेचा? 120 में। मैं लेट कर रही हूं कि पहला पेन वो कितने में खरीद के लाई थी? 100 रुपए में। उसने बेचा कितने में? 20% का प्रॉफिट लगा के 120 में। दूसरे पेन की बात करूं तो खरीदा तो उसने 100 रुपए में ही था, लेकिन बेचा उसने कितने में?
10% लॉस पे, मतलब 10% घाटा खा लिया उसने। तो 100 माइनस 10 कितना होता है? 90। कितने में बेच दिया उसने? 90 रुपए में। फ्रॉम दैट अमाउंट, उसने जो चीजें बेची, सेल करी, मतलब उसके पास ये जो अमाउंट आई, इन दोनों अमाउंट को मिला के उसने क्या किया? उसने एक फ्रिज खरीद लिया। 120 और 90 रुपए को मिला के उसने एक फ्रिज खरीदा, मतलब 210 रुपए का उसने फ्रिज खरीद लिया। ठीक है। एंड इट्स मार्क्ड प्राइस इज -% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। खरीदा उसने कितने में? 210 में, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस था। मार्क्ड प्राइस हमें यहां से देखना पड़ेगा। एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 210, उसने मार्कअप कर दिया कुछ परसेंटेज से, फिर उसने डिस्काउंट दे दिया कुछ परसेंटेज का। उसने कुछ परसेंट प्लस किया, फिर उसने कुछ परसेंट माइनस किया, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 18.125%। उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 18.125%। और जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होता कि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब उसको इस कॉस्ट प्राइस पे इतना मुनाफा हुआ होगा 18.125%। अब एक तरीका क्या है हमारे पास कि आप इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो प्रॉफिट के थ्रू, या फिर दूसरा तरीका आप इसके थ्रू चलो। ठीक है, समझ में आ गई? ध्यान से देखना, इसके थ्रू चलते हैं। पहले उसने 20% मार्कअप किया। 210 का 20% हमारे पास कितना होता है? 42। आर्टिकल पड़ा हमें 252 का। फिर उसने डिस्काउंट कितने का दिया है? 10% का। 25.2 रुपीज उसने माइनस कर दिया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 0.862, 226.8। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया? 226.8। उसने बोला है कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है? 181.25। मतलब शुरुआत से लेके अब तक का शुरुआत उसने कितने रुपए से करी थी? 100 और 100। शुरुआत उसने कितने रुपए से करी थी? 200 रुपए से करी थी। 200 रुपए से उसने शुरुआत करी थी। गलती से ये मत ले लेना 210, क्योंकि उसने ओवरऑल पूछा है पूरी ट्रांजैक्शन का। उसमें 18.125% का उसको मुनाफा हुआ। ठीक है, तो 200 का परसेंट अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आना चाहिए? एक तो ये वाला तरीका आप इससे कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस हमारे पास आया 226.8, है ना? ध्यान दो, अगर मैं ये निकालती हूँ तो परसेंटेज से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 36.25 बचा ना, 250 हो जाएगा ना। 36.25 उसका क्या आना चाहिए? प्रॉफिट। 36.25 उसका क्या आना चाहिए? प्रॉफिट। मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना रहना चाहिए? 200। सेलिंग प्राइस उसका कितना आना चाहिए? 236.25। क्या 236.25 आ रहा है? सेलिंग प्राइस नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, 20% वाला। अब मैं लूंगी 25% वाला। ये चीज को मैं 25% पे लूंगी। ठीक है, और अगर 25% से दोनों चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं तो फिर ये दोनों ही जस्टिफाई करेंगे, वो हम देख लेंगे। ध्यान देना, हमने कितना मार्कअप किया? 25%। 210 का 25%, मतलब डिवाइडेड बाय 4, 4 5 are 20, 52.5 हो गया। 52.5 से मार्कअप किया तो 262.5 हमारे पास क्या आ गया? इसका मार्कअप प्राइस। 10% उसने डिस्काउंट दिया, तो 10% मतलब 10 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 50। क्या कर दिया मैंने? जस्ट वेट अ सेकेंड। 10% डिस्काउंट दिया ना, मतलब 90% लेना ना उसको। इसका 90% निकालना है। तो जस्ट इस अमाउंट में से आपको इसका क्या माइनस करना है? 10%। तो ये हो जाएगा 26.25, बचा 0.25,
कितना आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस 236.25 और हमें चाहिए कितना था 236.25। अब इन दोनों में क्योंकि 25% हमारे पास क्या है मार्कअप है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हमारे पास क्या करने वाली हैं सेटिस्फाई करने वाली हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे 100x लेती, इसको भी x लेती, तो x तो हमारा कांस्टेंट ही रहता ना यहाँ पे। अगर x कांस्टेंट रहता मतलब ये दोनों भी हमारे पास सही ही आने वाली हैं, दोनों डिजिट्स ही हमारे पास क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप इसको वैल्यूज के थ्रू भी कर सकते हो, दैट इज प्योरली योर चॉइस कि आप 100 की जगह इसको 4000 लेके करो, लेकिन इस तरीके से करोगे तो सिर्फ परसेंटेज से आपका काम बन जाएगा। एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 9th क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप इसको भी देखो फिर हम लोग करते हैं। देखो, the difference between the interest earned when a certain sum is invested for 8 years in a scheme which offers 6% per annum simple interest and when the same sum मतलब जो सेम प्रिंसिपल है वो हम लोग किस में इन्वेस्ट कर दे, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दे अदर स्कीम में जो 10% हमें दे रही है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। अच्छा, ये अलग से ऑफर कर रही है 1440 का। वेट अ सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड, ठीक है, जो पहली वाली स्कीम है और जो दूसरी वाली स्कीम है उन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 1440। अगर मैं पहली वाली स्कीम की बात करूं तो हमारे पास प्रिंसिपल x था, टाइम हमारे पास 8 साल था, रेट हमारे पास 6% था। दूसरी की बात करूं तो हमारे पास प्रिंसिपल x था, टाइम हमारे पास 5 साल था, इंटरेस्ट हमारे पास 10% का था। दोनों का डिफरेंस कितना है 1440। नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी है। तो 48x बाय 100 माइनस 50x बाय 100 की वैल्यू कितनी है, सिंपल सी बात है 2x बाय 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1440, तो ये आ जाएगी 720। मतलब हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 72,000। इनिशियली प्रिंसिपल कितना था 72,000। इस 72,000 का हमने क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years। अगर आपको डिफरेंस का फॉर्मूला याद हो तो हमारे पास डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनता है 3 साल का, यही बनता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, हमारे पास जो 2 साल का और 3 साल का डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 3PR² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 3 लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, PR³ डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, P कितना है 72,000, R हमारे पास कितना है 5%, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 100 × 100 प्लस P हमारे पास 72,000 है, 5 का क्यूब 125 होता है, 100 × 100 × 100। जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 zeros यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। 125 मतलब 5 और 4 25 से काट दिया और ये काटा 5 और 2, 4 और 2 कितने होते हैं 8, 8 9 are 72। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब हमारे पास नीचे 10 है तो ये 5 और ये 2 से काट सकते हैं, 2 से ये 36 से कट जाएगा, तो 36 × 5 कितना होता है 180, 180 × 3 कितना होता है 540, 540 प्लस 9 कितना होता है 549। कितना होता है हमारे पास इंटरेस्ट 549। ये फॉर्मूला होता है। एक हमारे पास 2 साल का फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल सेम होता है, इंटरेस्ट सेम होता है और टाइम सेम होता है, लेकिन हमें दोनों का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना होता है। और एक 3 साल का होता है, 3 साल का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, सरला इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट in 3 different schemes A, B and C at rate of interest of 10%, 20% and 50% respectively। A, B और C का दिया हुआ है। If total interest accrued in 1 year is 4788, तीनों स्कीम से टोटल इंटरेस्ट इतना हो रहा है, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम C was 200% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A। मैं बात करती हूँ A में हमने इन्वेस्ट किया 100 रुपये, C का जो है वो इसका 200% है, 200% मतलब 200 रुपये,
और ये जो C का पैसा है वो 250% किसका है, B का। 200% था A का, 250% किसका हो जाएगा, B का। मतलब 200 क्या हो जाएगा, 250% किसका, B का। सिंपल, 4 5 2, B कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 रुपीज। अगर A ने 100 इन्वेस्ट किए तो B 80 करेगा और C 200 करेगा। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए निकालनी है, गिवन हमें इंटरेस्ट दिया। ये हमने लेट किया है तो इसको एक्स की फॉर्म में ले लो या रेशो की फॉर्म में ले लो। अगर मैं रेशो की फॉर्म में निकालूंगी तो ये हो जाएगा 20, या फिर मैं बोलूँ इसको किससे काटे, 20 के टेबल से काट देते हैं, 5 4 और 10, 5:4:10। ए बी और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद तीनों का इंटरेस्ट कितना आया, एक साल है, मतलब रेशो यही रहेगा। हमें किसका निकालना है, ए का। ए का निकालना है तो पांचवा हिस्सा किसका, 5 + 4 9, 9 + 10 19 का पांचवा हिस्सा निकाल लेंगे। 19 2 जार 38, फिर 98, फिर 5 जार 95, फिर 2 जार, ये हो जाएगा 10 60 और 2 1 2। देन व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, हमें 5 की वैल्यू निकालनी थी ना। सॉरी, आई जस्ट गॉट confused it with partnership. आई एम really sorry. हमें इंटरेस्ट निकालना था ना, सॉरी फॉर दिस, मैं इसको पार्टनरशिप में ले गई। ओके, हमारे पास इंटरेस्ट कितना था, 20%, 10%, 20% और 15%। तो इट्स बेटर कि आप अमाउंट्स ही ले लो। इसकी 100 रुपये ले लो, इसकी 80 रुपये ले लो और उसकी आप ले लो 200 रुपये। ठीक है, इस पे हमें कितना लगाना, 10%, तो 10% मतलब 10 रुपये। इस पे कितना लगाना, 20% मतलब 16 रुपये, और इस पे 15% मतलब 30 रुपये। और इन तीनों का जो इंटरेस्ट है वो अक्रू होके कितना बन रहा है, 4788। मतलब हमारे पास 56 की वैल्यू कितनी है, 4788। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 100 की। 56 की वैल्यू है 4788, 100 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये 28 मतलब 14 या 28 2 जार, फिर 28 1 जार 28, कितना बचा 9 198, फिर ये आ जाता है 28 8 जार करेंगे तो 464 16, तो एक्सीड हो जाएगा। 7 से करेंगे अगर 56 14 और 194, तो 7 से कर सकते हैं 194, बचा कितना 48। हम लोग 28 से कर रहे थे ना, 198, एक मिनट, 8 8 जार 8 7 जार 56, 196 आया ना, तो ये बचा 28, मतलब 1 जार 28। ठीक है, तो फिर इसको कर देते हैं, 8 जार 16, 5 जार 0.5, तो कितना आ जाएगा 8550। हमारे पास कितना आ गया अमाउंट, 8550, जो हमने इन्वेस्ट करी थी स्कीम ए के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तक आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 50% हमारा सेशन हो चुका है, अब बाकी के 50% क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन M जो है वो स्टार्ट करती है स्टेशन A से टूवर्ड स्टेशन C विद द स्पीड ऑफ 38 km/h। ठीक है, एट द सेम टाइम ट्रेन N शुरू करती है B से C तक विद द स्पीड ऑफ 42 km/h। A, B और C जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, सच दैट B जो है वो A और C के कहीं पे बीच में लाई करता है। ठीक है, समझ में आ गई। यहां से ट्रेन चलती है M और यहां से ट्रेन N चलती है सेम टाइम पे। इसकी स्पीड है 38 km/h, इसकी स्पीड है 42 km/h। डिस्टेंस जो A और B का है वो कितना है 560 और B और C का कितना है 420। तो हमें बताना है कि 3 घंटे बाद M और N ट्रेन के बीच का डिफरेंस कितना होगा डिस्टेंस के अंदर। देखो 3 घंटे के बाद बताना ना हमें, तो अगर 1 घंटे में ये 38 किलोमीटर चलती है तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 घंटे में कितना चलेगी, 8 3 = 24, 114 किलोमीटर चलेगी। और ये 3 घंटे में कितना चलेगी, 126 किलोमीटर चलेगी।
560 किलोमीटर में से 114 किलोमीटर चल चुकी है और 420 किलोमीटर में 126 किलोमीटर चल चुकी है। थोड़ा इसको ध्यान लगाना, अगर मैं आपको बोलूं ए और एम और एन ट्रेन का डिफरेंस निकालना है हमें, देखो सबसे पहले देखो 560 इनके बीच का डिस्टेंस था जिसमें 126 और आगे चली गई ट्रेन एन। 560 का डिफरेंस था जिसमें से 126 और आगे चली गई ट्रेन एन, मतलब डिस्टेंस बढ़ा। लेकिन पीछे से ट्रेन एम आई, उसने 114 मीटर कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया? 114 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, ट्रेन एम तो आगे गई, उसने डिस्टेंस बढ़ाया, लेकिन पीछे से ट्रेन एम भी तो आई ना जिसने डिस्टेंस घटाया। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 560 प्लस 114 घटाना है 12, मतलब 572 किलोमीटर्स। हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 572 किलोमीटर्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी इज डैश किलोमीटर्स। हमें नहीं पता कितना है। ट्रेन ए जो है स्टेशन ए को लीव करती है बी, ए से बी तक जाने के लिए। एट द सेम टाइम स्टेशन बी लीव स्टेशन बी फॉर स्टेशन ए। अनदर ट्रेन जो है वो बी से ए तक आती है। देखो ये ए है, ये बी है। एक ट्रेन है जो इस तरीके से जाती है और दूसरी ट्रेन है जो इस तरीके से आती है। जब भी दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का एडिशन। और जब भी सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का डिफरेंस। इफ द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम स्टेशन ए एट 28 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर, तो रेशो स्पीड्स का कितना है हमारे पास? इतना है। देखो जाहिर सी बात है, इसने क्या बोला है कि ट्रेन ए जो है वो बी से 28 किलोमीटर पर आवर फास्टर है। अगर बी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर चलती है तो 10 प्लस 28, ए कितना चलेगी? 38 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड द टू ब्लैंक्स। हमें ये बताना है कौन सा इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान दो, ये हमें स्पीड्स का क्या दिया हुआ है? रेशो दिया है। ठीक है, स्पीड का रेशो दिया है। हमें पता है दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है। अगर A 28 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है और B कम है तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना हुआ? 28 किलोमीटर पर आवर। यही हुआ ना? स्पीड का डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 28। तो 3 की वैल्यू और 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें रेशो लगाओ। आपको 1 की वैल्यू पता है, दोनों का डिफरेंस पता है, तो दोनों की अलग अलग स्पीड निकल जाएगी। इसको देखो, सबसे पहले फर्स्ट को, इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है कितना है? 1। हमने बोला कितना है? 28 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 28 इंटू 4, और ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 28 इंटू 3, यही हो जाएगी। और हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 583। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 583। हमें पता है कि दोनों की स्पीड्स क्या होंगी? ऐड होंगी। यही इसने बोला है ना। दोनों मिलती कब है? 11 घंटे के बाद मिलती हैं, मतलब हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम है 11 घंटे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 11 घंटे बराबर डिस्टेंस कितना है? 583। स्पीड कितनी है? दोनों का एडिशन, मतलब 7 इंटू 28। इन दोनों को ऐड ही करना है ना, सीधा 7 इंटू 28 भी तो बोल सकते हो। देखो क्या ये दोनों को अगर मैं काटूंगी तो क्या 11 आता है? यूनिट डिजिट से देखो, 7 8 जार कितना होता है? 56। अगर 11 से कटेगा, फॉर एग्जाम्पल 11 से कटेगा तो इसकी भी तो यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए ना। 11 से कटना चाहिए तो इसकी भी तो यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए ना, तब तो 11 से कट पाएगा। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। दूसरा देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 924। स्पीड कितनी आ जाएगी? यही आएगी। ठीक है, निकाल लो। क्या 11 के बराबर आ रहा है? ये हमें चेक करना है। 3 3 जार, तो 11 से देख लो, कट रहा है ना। 28 और 28 कितना होता है? 308 ही तो होता है।
तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया है। आप इसी तरीके से बाकी के ऑप्शन भी चेक करो। अगर यहाँ पे वैसे मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन बन रहा है मतलब 2-3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर आप आंसर लगाओगे नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो तीनों के सेटिस्फैक्शन का आंसर डाले। बाकी आंसर आपका यही आने वाला है, क्योंकि एक ही आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस तरीके से हमने चेक करना है, रेशो का हमने यूज़ किया है। अगला देखो, हमने मेंसुरेशन लिया है। मेंसुरेशन का सिंपल क्वेश्चन लिया, प्लीज इसको ध्यान से करना, स्किप मत करना, इट्स माय रिक्वेस्ट। द सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2024 स्क्वायर सेंटीमीटर। सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दोनों का सम कितना है? 2024। डायामीटर कितना है सर्कल का? 42 सेंटीमीटर। डायामीटर किसके बराबर होता है? डबल ऑफ रेडियस। अगर रेडियस का डबल 42 है, अगर किसी चीज का डबल 42 है तो वो चीज किसके बराबर होगी? 21 के ना। समझ में आ गया? तो रेडियस हमारे पास 21 है, तो पाई की वैल्यू ये होती है व्हाट इज द सम ऑफ सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2l प्लस बी। अगर लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की? 29। लेंथ हमारे पास कितनी है? 29। ब्रेड्थ निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 66 इंटू 21 प्लस 29 इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2024। 66 इंटू 20 कितना होता है? 1320, और 66 इंटू 1 कितना होता है? 66। यही होगा ना? यही होगा 1386। तो इसमें से 1386 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 638। 29 से काट दो, 29 2 जार 58, 58 ही आएगा ना? 638 ही आ रहा है क्या इसका? जस्ट वेट अ सेकेंड। 66 इंटू 20 इज 1320, यस, प्लस 66 इज 1386, प्लस 29 इंटू बी इज 2024। तो हमने कितना निकाला? 638। मल्टीप्लाई किससे किया? 29 से। तो ये 2 जार 58 हो जाएगा, फिर 58 बचा तो 2 जार हो जाएगा। सही किया। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आ गई, लेंथ आ गई, रेडियस आ गया। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? 2 पाई आर कितना हो जाएगा? प्लस लेंथ हमारे पास 29 है और ब्रेड्थ हमारे पास 22 है, मतलब 2 इंटू 51। इनका आंसर निकालना है, सिंपल ही हो जाएगा 3। 66 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 132, और ये हो जाएगा 102, विच इज इक्वल्स टू 234। कितना हो जाएगा? 234 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर है। सिलेंडर पे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये जो कॉमन फॉर्मूलाज रहते हैं ना मेंसुरेशन के, आप कर लिया करो, बिकॉज इन कॉमन क्वेश्चंस में से भी आपका अर्थमेटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखो, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितनी है? 572 मीटर क्यूब एंड 286 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास सी एस ए कितना है? 2 पाई आर एच, किसके बराबर है? 286 के। यही है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? इन दोनों को डिवाइड में रख दो, सॉल्व कर दो, क्योंकि ऐसे कैंसिल आउट हो जाती हैं चीजें। एच से एच गया तो ये हो जाएगा 143। आर किसके बराबर हो गया? 572 डिवाइडेड बाय 143। 3 4 जार, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 4। हमने क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 2 पाई आर प्लस एच बोल लो, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बोल लो, ये भी सेम चीज है। तो 2 पाई आर एच हमारे पास कितना था? 286 था। 2 पाई आर स्क्वायर निकालो, 4 और 4 का हो जाएगा 16। इसको जस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। 44 इंटू 16, तो 10 प्लस 6 से कर लेते हैं। 440, 6 4 ज़ा 24, कितना हो जाएगा? 704। 704 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 57 7 ज़ार प्लस 286। कितना आ गया हमारे पास आंसर? 386.5
0.57 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया इसका निकल गया। फॉर्मूला पता है तो सब इजी हो जाता है, एक बार फॉर्मूलाज आप इस क्लास के बाद इसके भी रिवाइज कर लेना। अगला टॉपिक हमारे पास है एजेस का। देखो पहला क्वेश्चन एजेस का क्या कहता है हमें, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आशीष एंड आशीष कुछ गड़बड़ है इसमें, एंड सरिता बिफोर 4 years वॉज 8:7। 4 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो कितना था, 8:7। आशीष और सरिता का मैरिज के टाइम पे उनकी एज थी इतनी, मैरिज का इसने कुछ नहीं बोला। आफ्टर 6 years इनकी एजेस का रेशियो कितना था, 21:29। मैंने आपको एजेस की ट्रिक बताई हुई है सॉल्व करने की, जो प्रीलिम्स में अप्लाई होती है, यहाँ पे भी अप्लाई होगी, देखना। 4 साल पहले और 6 साल बाद में टोटल सालों का गैप कितना आया, 10। टोटल कितने सालों का गैप है, प्रेजेंट से 4 साल पहले और प्रेजेंट के 6 साल बाद टोटल गैप कितना है, -4 और 6 का, मतलब 4 और 6 का कितना गैप है, 10 का। आपको मैंने बताया था ना ये वाला, इस तरीके से करना सॉल्व। ये हमारे पास है 8 और 7, ये हमारे पास है 21 और 19, और ये हमारे पास है 10 और 10। आपको क्या करना है, 19 × 8 माइनस 21 × 7, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 19 और 21 का डिफरेंस कितना होता है, 2 इंटू हमारे पास जो एजेस ईयर्स का गैप है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, आपको याद होगी। 19 × 8 और ये हो जाएगा, सॉरी ये 152 और ये हो जाएगा 7, 20 के बराबर आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 की कितनी हो जाएगी, 32, और 7 की कितनी हो जाएगी, 28। मतलब 4 साल पहले आशीष और सरिता की एज कितनी थी, इतनी थी। मतलब 4 साल बाद, दैट मीन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 36 और 32। ठीक है, अब शादी के टाइम पे उनकी एजेस का रेशो कितना था, 15 और 13, और इनकी शादी के ही टाइम पे सुनिधि की एज कितनी थी, 28 साल। तो हमें ये बताना है कि सुनिधि की जो प्रेजेंट एज है वो सरिता की प्रेजेंट एज का कितना परसेंटेज है। अगर हमें सुनिधि की एज निकालनी है तो हमें इनकी शादी वाली एजेस भी निकालनी पड़ेंगी। देखो हमें इसने 15:13 बोला और हमें नहीं पता कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी। प्रेजेंट एज इनकी है 36 और 32। हम बोलते हैं x ईयर्स पहले इन दोनों की शादी हुई थी, मतलब इनकी एज इतनी थी इतने साल पहले। रेशो कितना था, 15:13, यही था। तो 36 × 13 माइनस 13x बराबर 15 × 32 माइनस 15x। तो ये हो जाएगा 2x, इधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये 15 × 32 ये हो जाएगा, 2 से काट दो, ये 16 आ गया, ये 18 आ गया। तो 15 × 16, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 15 और ऐड कर दो 240, कितने माइनस करने हैं उसमें से, 18 × 13 तो 18 × 10 234। डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 6। मतलब 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी। मतलब 6 साल पहले सुनिधि की एज कितनी थी, 28 साल। 6 साल पहले सुनिधि की एज कितनी थी, 28 साल। तो सुनिधि की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 34। सुनिधि की प्रेजेंट एज सरिता की प्रेजेंट एज का कितना परसेंटेज है, 17/16 करना है। तो 16 1 जार 16, 16 फिर 1 बचता है 0, फिर आ जाएगा 16 6 जार 96, 106 की फॉर्म में आएगा, पूरा करना पड़ेगा। 96 बचा 40, 16 2 जार 106.2, तो 106.25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है एजेस का पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन एजेस का देख लेते हैं। रूबी इज ओल्डर दैन श्री बाय 15 ईयर्स। रूबी श्री से कितनी बड़ी है, 15 साल बड़ी है। 4 साल पहले इन दोनों की एजेस का रेशो कितना था, 16 और 11। ध्यान दो,
रूबी श्री से 15 साल बड़ी है, या मैं कहूं रूबी और श्री की एजेस का डिफरेंस कितना है, 15 साल। दोनों बातें सेम है। अगर दोनों की एजेस का डिफरेंस 15 साल है, चाहे मैं 10 साल पहले की बात करूं, चाहे मैं 5 साल पहले की बात करूं, डिफरेंस तो सेम रहेगा। आज मान लो मैं 20 साल की हूं, मैं नहीं हूं 20 साल की, आज मान लो मैं 20 साल की हूं और मेरा भाई 30 साल का है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 साल बाद भी तो हमारी एज का डिफरेंस यही 10 ही रहने वाला है ना। मैं हो जाऊंगी 30 की, वो हो जाएगा 40 का। डिफरेंस सेम रहा ना, तो चाहे पहले लो चाहे बाद में लो, डिफरेंस सेम होता है। 4 साल पहले इन दोनों की एजेस का रेशो था 16:11। डिफरेंस यहां से कितना आ रहा है, 4, 5, और हम कितना बोल रहे हैं, डिफरेंस कितना है, 15। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 16 की कितनी आ जाएगी, 3, तो 16 की आ जाएगी 48 और 11 की आ जाएगी 33। मतलब 4 साल पहले रूबी और श्री की एज कितनी थी हमारे पास, 48 और 33। What will be Mala's age 23 year hence if Mala's present age is 1/4 of Ruby's present age? रूबी की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। रूबी की 4 साल पहले कितनी थी, 48, प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, 52। 52 का 1/4 करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी, माला की। माला की एज निकालनी है 23 साल बाद, तो माला की 23 साल बाद एज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 36 साल, ऑप्शन नंबर ए। माला की कितने साल बाद, 23 साल बाद एज कितनी आ जाएगी, 36 साल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन। रेशो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 16:13। रेशो सेम रहेगा चाहे हम क्वांटिटी कितनी भी निकाल लें, डालने की बात नहीं कर रही। अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो है 2:1, 10 लीटर मैं निकाल लेती हूँ, तो निकालूंगी भी तो मैं 2:1 के रेशो में ना, जो मिक्सचर निकलेगा वो भी 2:1 के रेशो में निकलेगा ना, ये चीज ध्यान रखना। 1 man added 16 liters of wine and 8 liters of water in the mixture। इसके अंदर 16 लीटर वाइन और 8 लीटर पानी मिला दिया एंड रेशो बिकम्स 4:3। रेशो कितना बन गया, 4:3 बन गया। 60% ऑफ द मिक्सचर इज यूज इन द पार्टी। इसके बाद की बात कर रहा है, 60% मिक्सचर यूज हो गया पार्टी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक और पर्सन ने 20 लीटर वाइन डाली और 10 लीटर पानी डाला रिमेनिंग मिक्सचर में, तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना ट्रिक वाला, उसमें हमारे पास क्या होता था कि एक क्वांटिटी स्टेबल रहती थी, या तो सिर्फ मिल्क ऐड होता था या सिर्फ पानी ऐड होता था, तो वो हम लोग मिल्क या पानी को सेम करते थे। लेकिन इसमें अलग तरीके से होगा, हमारे पास वाइन और वाटर है ना, सॉरी, ठीक है। 16:13 के रेशो में था, इसको ऐसे ही ले लेते हैं। ये वाइन है, ये वाटर है, ये 16x थी, ये 13x था। कितना कितना ऐड किया, 16 लीटर और 8 लीटर। रेशो कितना बन गया हमारे पास, 4:3। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 48x प्लस 48 बराबर 13 4 56 प्लस 32, ये हो जाएगा 48। 8x बराबर 16, x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर आया 2, तो मतलब कितना आ गया, ये 16x और ये 13x, या फिर मैं बोलूं ये कितना आ जाएगा 32 और ये कितना आ जाएगा 26। ठीक है, इसमें 16 ऐड किए तो ये बना 48, ये भी x और x की फॉर्म में ही बनेगा, और इसमें 8 ऐड किए तो ये कितना बन जाएगा, 26 और 8 34, यही बन जाएगा, सॉरी कितना बन जाएगा, 48 एंड 34। इसमें से 60% मिक्सचर यूज हो गया। कितना यूज हो गया, 60% हमारा मिक्सचर जो है वो यूज हो गया। ठीक है, मतलब बचा कितना रिमेनिंग मिक्सचर, 40%। बचा कितना, 40%। तो इसका 40%, इसका 40%, यही आएगा हमारे पास। वेट अ सेकेंड, 13,
ये 4x है ना, x की वैल्यू 4 आएगी, ये कितना हो जाएगा 4, इसको सही कर लेते हैं। फोर आई तो 16 4 जार 64 होता है और 13 4 जार 52 होता है, मैंने 56 लिख दिया था। कितना आ जाएगा ये 80 60। रिमेनिंग मिक्सचर कितना रह गया 40%, मतलब इसका 40% कितना हुआ और इसका 40% कितना हुआ 24। इस मिक्सचर के अंदर उसने 20 लीटर वाइन मिलाई और 10 लीटर पानी मिलाया। वाइन कितनी बन गई 52 और पानी कितना बन गया 34। हमें डिफरेंस निकालना है वाइन और वाटर का, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा 18 लीटर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। सही है, क्लियर है एकदम, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके अंदर चले। अगला फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। डैश लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 7:5। मिक्सचर किस रेशो में है 7:5 के रेशो में है। मिल्क मैन ने 48 लीटर मिक्सचर को सेल कर दिया और 12 लीटर मिल्क और 10 लीटर पानी को ऐड कर दिया। ध्यान देना, मिक्सचर में से मिक्सचर निकलता है तो रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। मिक्सचर में से मिक्सचर निकलता है तो रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर पहले 7:5 रेशो था, 48 लीटर निकल गया, तो बचा हुआ रेशो भी क्या होगा 7:5। हम लोग ऑप्शन से शुरू करते हैं। 96 लीटर मिक्सचर था, उसमें से 48 निकाल लिया, मतलब कितना बचा 48। किस रेशो में बचा 7:5 के रेशो में। 7:5 के रेशो में रेशो को टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 7 की आ जाएगी 28 और 5 की आ जाएगी 20। ये पहला वाला लिया मैंने, उसमें हमने 12 लीटर मिला दिया पानी और 10 मिल्क और 10 लीटर मिला दिया पानी, ठीक है। द मिल्क मैन अगेन सोल्ड डैश लीटर्स ऑफ मिक्सचर एंड एडेड 6 लीटर ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग मिक्सचर। उसने कितने लीटर पानी मिक्सचर और बेचा 28 लीटर। अब मिक्सचर का रेशो कितना है 4:3, यही रेशो बना ना नया। 28 को 4:3 में डिवाइड करो, रेशो को टोटल के रेशो से किया, एक की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4 की हो जाएगी 16 और 3 की हो जाएगी 12। क्लियर है। तो इसमें से हमने कितना निकाला 16 निकाला, इसमें से 12 निकाला, ठीक है। और मिल्क कितना ऐड कर दिया हमने 6 लीटर। 10 लीटर निकाला तो 30 लीटर बचा, और निकाला तो कितना बचा हमारे पास 18 लीटर बचा। द फाइनल मिक्सचर कंटेन्स मिल्क टू वाटर इन द रेशो 5:3। क्या इसका रेशो 5:3 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है। हमें ऑप्शन लेके ही चलना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 216 लीटर मिक्सचर था, उसमें से 48 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया। 40 निकाला तो बचा 180, फिर 8 निकाला, नहीं 186 बचा ना, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 48 है ना, 168 बचा। 216 में से 48 निकाला, पहले 40 निकाला तो बचा हमारे पास 178 बचेगा। ठीक है, सही किया ना मैंने, 48 ही निकाला है ना, 168 ही आएगा। ओके, ठीक है। रेशो कितना था 7:5। 7:5 मतलब रेशो को टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया, एक की वैल्यू कितनी आई 14, 12 1 जार 12, 12 4 जार 40, 12 4 जार ये होगा, 12 4 जार 48। 7 की वैल्यू कितनी आई और 5 की कितनी आई 70 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 98, ठीक है। 12 लीटर मिल्क ऐड किया और 10 लीटर पानी ऐड किया, ये कितना बन जाएगा 110, ये कितना बन जाएगा 80, ठीक है। आगे क्या बोलता है वो, द मिल्क मैन अगेन सोल्ड डैश लीटर्स। 38 लीटर उसने बेच दिया। कितना बेचा 38 लीटर। रेशो कितना आया 11:8। 38 को
रेशो के टोटल से डिवाइड किया, एक की वैल्यू कितनी आई 2, मतलब उसने 22 लीटर निकाला और यहां से कितना निकाला 16 लीटर निकाल दिया। उसने 6 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, रेशो देख लो कितना आएगा, निकाला उसने कितने 16 लीटर, तो 10 लीटर निकाला 100 आया, 16 लीटर निकाला 94 आया, यहां से कितना आया 64। क्या 5:3 का रेशो बन रहा है हमारे पास? नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला देखो 144 से लेंगे। 144 लीटर मिक्सचर था, उसमें से 48 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया। 144 में से 48 निकाल दिया गया, तो हमारे पास कितना बचा 96 बचा हमारे पास। उसके बाद क्या बोलता है ये, रेशो कितना था हमारे पास 7:5, 7:5। टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, तो 12 8 जार 96, कितनी आ गई 40, कितनी आ गई 40, 56। 12 लीटर मिल्क ऐड किया, 10 लीटर वाटर ऐड किया, अब उसने कितना निकाल लिया 59 लीटर्स निकाल लिया। रेशो कितना आया हमारे पास 34:25। कितना निकाला 59 निकाला, मतलब 34 निकाल लिया, 25 निकाल लिया। मिल्क कितना ऐड किया 6 लीटर ऐड किया, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल उसने 28 निकाला, मतलब 40। रेशो क्या 5:3 आ रहा है? लग तो नहीं रहा कि आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी है मैंने, वेट अ सेकेंड। 28 निकाला तो 40 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 25 निकाला तो 5:3 तो नहीं आ रहा, मतलब डेफिनेटली नहीं आ रहा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस में सेटिस्फाई हो रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए में 96 और 28 लीटर्स में। आई होप आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार आप देख लो। दिस इज फ्रॉम परसेंटेज, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, खुद से करो, फिर मैं आपको करवाती हूँ। देखो, इनकम ऑफ राजू एंड सुरेश आर इन द रेशो 27:22 एंड रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:4। ठीक है, राजू सेव्स इतनी अमाउंट, फिल इन द ब्लैंक से हमें उठानी है। महेश स्पेंट 50% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, फूड एंड मेडिसिन। अमाउंट ही स्पेंड ऑन मेडिसिन इज 4,000 विच इज 2/9 ऑफ द रिमेनिंग इनकम। ध्यान दो, 100% इनकम में से 50% इनकम खर्च कर दी, बची कितनी, रिमेनिंग बची कितनी 50%, मतलब जो हमारे पास 50% ऑफ ओरिजिनल इनकम है उसका 2/9 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 4,000, ये 2,000 हो जाएगा। तो हमारे पास ओरिजिनल इनकम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36,000। महेश की ओरिजिनल इनकम हमारे पास कितनी है 36,000। ठीक है, इनकम ऑफ राजू इज 75% ऑफ महेश इनकम, इसका 75% मतलब 3/4, ये 9,000 हो जाएगा। तो राजू की कितनी आ जाएगी 27,000। अगर राजू की हमारे पास 27 की वैल्यू 27,000 है तो 22 की वैल्यू क्या 22,000 बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज। देखो कैसे निकालना है। राजू की इनकम है 27,000, इसकी इनकम है 22,000। अगर इसमें से क्या मैं सेविंग्स निकाल दूंगी तो मेरे पास एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा। अगर मैं इनकम में से सेविंग निकालूं या इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालूं तो रेशो तो सेविंग या एक्सपेंडिचर का ही आएगा ना इधर। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालूं तो सेविंग आएगा, इनकम में से सेविंग निकालूं तो एक्सपेंडिचर आएगा, ये सबको पता है। हमें यहाँ से ऑप्शंस पिक करने हैं। राजू की सेविंग 2,000 हुई, इसकी भी 2,000 हुई, तो क्या रेशो 5:3 आ रहा है, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 20, 5:4 आ गया, सेटिस्फाई कर रही है। अगला ऑप्शन लेते हैं 3,000 और 2,800 का, देखो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। 3,000 माइनस किए तो 24,000 आया, और ये किए तो 19,200 आया। किससे काटे इसको, 12 से काटे, 12 6 20, 5:4 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 7,000 अगर इसका सेविंग हो जाता है तो इसके पास एक्सपेंडिचर कितना हुआ
20,000, और अगर 6,000 हो जाता है तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 16,000। क्या 5:4 का रेशो बन रहा है? डेफिनेटली बन रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट सेटिस्फाई दिस आंसर। तीनों ऑप्शन ही स्टेटमेंट को सेटिस्फाई हमें कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फिल्मी है, थोड़ा सा बॉलीवुड है। बॉलीवुड किसको पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है। अर्जुन कपूर एंड अनिल कपूर, वाह भाई वाह, दोनों ही बड़े यंग टाइप्स हैं। फॉर ईच करेक्ट आंसर, ये लोग एक टेस्ट में अपेयर होते हैं, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलता है और हर एक गलत आंसर के लिए आधा नंबर कटता है, जैसे हमारे पेपर में होता है। अर्जुन कपूर आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन एंड गेट्स 10% ऑफ हिज आंसर्स रॉन्ग। मान लो उसके पास 100 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 90 वो सही करता है और 10 क्वेश्चन वो गलत कर देता है। 10% का मतलब 10 क्वेश्चन हो गया। He secures a score of 85%, which is 6 मार्क्स ज्यादा किससे हैं? पासिंग मार्क्स से। अनिल कपूर also answer some questions and get 20% wrong। 100 क्वेश्चन थे, 80 सही करता है, 20 गलत कर देता है, और उसको नंबर कितने मिलते हैं? 70%, जो कि 3 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से, मतलब he gets failed। हमें क्या निकालना है? नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर और डिडक्टेड फॉर अनआंसर्ड आंसर, हमें पास मार्क्स निकालने हैं। तो आपको याद है मैंने आपको पासिंग मार्क्स वाला प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन करवाया था, परसेंटेज वाला, जिसको याद होगा उसको याद आ रहा होगा। अगर मैं यहां से पासिंग मार्क्स देखूं किसके? अर्जुन कपूर के। पहले अनिल कपूर की बात की थी, अर्जुन की थी। अर्जुन कपूर को 85% मार्क्स मिले हैं, जो कि पास मार्क्स से 6 ज्यादा हैं। अनिल कपूर को 70% मार्क्स मिले हैं, जो कि पास मार्क्स से 3 कम है। तो पास मार्क्स कितना आ जाएगा? 85% ऑफ टोटल मार्क्स माइनस 6, और ये हो जाएगा 70% ऑफ टोटल मार्क्स प्लस 3। दोनों को बराबर रख सकते हो, इसको माइनस करो। 15% किसके बराबर आया? 9 के। 15% ऑफ टोटल मार्क्स किसके बराबर है? 9 के। तो टोटल कितने आ जाएंगे? ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 20। टोटल मार्क्स हमारे पास है 60। उसने पासिंग मार्क्स निकालने को बोले हैं, तो किसी से भी निकाल सकते हो, अर्जुन से भी निकाल सकते हो, अनिल कपूर से भी निकाल सकते हो। 85% ऑफ टोटल मार्क्स करो, 60 में से 15% माइनस कर दो, मतलब 85 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। तो 60 में से 60 का 15%, 15 6 90 होता है। नंबर कितने बने? 51 नंबर। ये पासिंग मार्क्स से 6 ज्यादा है, मतलब पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने होंगे? 45। अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो 70% कितना होता है? 42। ये पास मार्क्स से 3 कम है, तो पास मार्क्स कितने हो गए? 45। 45 विल बी योर आंसर। ये प्रीलिम्स जैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया गया था बस। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फॉर योर अर्थमेटिक सेशन। हमने जो मेंस का किया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी हमारे इनिशिएटिव के बारे में, विच इज़ क्रॉस वर्ड करंट अफेयर्स। इस चैनल पे हम लोग आपको, इस वेबसाइट पे हम लोग आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स, तीनों ही सेक्शंस का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे अभी तक। जनरल अवेयरनेस का भी हम लोग डेली का प्रोवाइड कर रहे थे, जो हमारी डेली की पीडीएफ स्क्रीन पे रहती थी। लेकिन अब हमने कुछ मैगजीन की फॉर्म में, कुछ पीडीएफ की फॉर्म में शुरू किया है, विच इज क्रॉस वर्ड करंट अफेयर्स। अब इसमें रहेगा क्या, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। डेली की करंट अफेयर्स, ये ध्यान रखना, दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी बच्चा है तो। डेली की करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की जाएगी डेली बेसिस पे, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में मतलब वेल डिजाइंड पीडीएफ, जो प्रॉपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्म में नहीं मिलेगी। वीकली करंट अफेयर्स भी पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, जो कि एवरी सैटरडे अपलोड हो जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स भी, मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी 3rd डेट ऑफ एवरी मंथ, मतलब अगर जून की करंट अफेयर्स है तो आपको 3rd जुलाई तक मिल जाएगी। मंथली करंट एंड बैंकिंग न्यूज, जो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारी रहती है, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगी 3rd डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। का मतलब क्या है, अगर जून की करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है तो वो 3rd जुलाई तक को आपको पीडीएफ उसकी भी मिल जाएगी। तो एक जगह पे सारा मटेरियल आपको इकट्ठा बाइफरकेटेड फॉर्म में मिलेगा। आगे डेली का आपका एमसीक्यू टेस्ट रहेगा 30 क्वेश्चंस का,
15 मिनट के टाइमर के साथ, वीकली एमसीक्यू टेस्ट 100 क्वेश्चन रहेंगे 45 मिनट टाइमर के साथ, एवरी संडे को होगा ये, और 2 मंथली एमसीक्यू टेस्ट रहेंगे 100 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे 45 मिनट्स का टाइमर होगा आफ्टर एंड ऑफ द मंथ। जब महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके 2 मंथली टेस्ट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विच इज इन द क्विजेज फॉर्म। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वीकली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स का टाइमर रहेगा, एवरी संडे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। 10 फुल लेंथ जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट रहेंगे बिफोर एवरी मेंस एग्जामिनेशन। मान लो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन आ जाता है तो उससे पहले आपको 10 मॉक टेस्ट मेंस के मिल जाएंगे जीए के। ठीक है। पीडीएफ जो होंगी A4 साइज फॉर्मेट में होंगी तो आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। करंट अफेयर की पीडीएफ जो है डाउनलोड फॉर्मेट में रहेगी, आप इसको पीसी में सेव भी कर सकते हो। जो भी कंटेंट हमारा रहेगा वो विद पिक्चर्स विद टैबुलर फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इस फॉर्म में रहेगा कि आपको याद रह जाए चीज़ें, बहुत डल सी फॉर्म में नहीं रहेगा ये। एमसीक्यूज दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, क्विज फॉर्मेट में होंगे। रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको रीअटेम्प्ट का मोड दिया गया है। मान लो आपकी क्विज में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो उसके लिए आपको रीअटेम्प्ट का मोड यहाँ पे गिवन है। और ये जो है डिस्प्ले ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ एमसीक्यू कैटेगरी टॉपिक और करेक्ट अटेम्प्ट्स, कि कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, कितनों ने सही किया, आप उनके साथ अपना प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे। ये इन सब एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जितने भी बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स हैं, और दोनों पे ही अवेलेबल रहेगा, वेबसाइट पे भी और एप्लीकेशन पे भी। ठीक है। वैलिडिटी हमारे पास 12 मंथ्स की है, और यहाँ पे अगर आप इसको 31 मई तक बाय करते हो तो आपको इसको 13 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा, मतलब 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्रॉस वर्ड करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। एनुअल मॉक टेस्ट यूजर्स जो हमारे हैं, जिन्होंने हमारा एनुअल मॉक टेस्ट परचेज किया है, उनके लिए अभी फिलहाल ये 350 का है, और जिन्होंने हमारा एनुअल मॉक टेस्ट नहीं परचेज किया हुआ उनके लिए 450 रुपीज़ का है। ठीक है। दिस इज द करंट प्राइस, और ये प्राइस बहुत जल्दी ही हाइक होने वाला है। प्राइस हाइक आफ्टर 25 में, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, बहुत जल्दी होने वाला है। आफ्टर द गिवन डे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एंड आपको ये जो लिंक है, इस लिंक से आपको पैकेज बाय करना है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसका क्रॉसवर्ड कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, मॉक टेस्ट कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप एक बार देख लेना अच्छे से। और बाकी ये पैकेज जो है आप अभी सिर्फ वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो, एप्लीकेशन पे अभी हमारा अपडेट नहीं आया है। एंड बाय ऑप्शन जो है आप में कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। अगर कोई टेक्निकल इशू है या क्वेरी है तो आप हमारे पास इस मेल आईडी पे मेल करोगे studyniti@gmail.com। अगर आपका पैकेज आपने बाय कर लिया फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे मेल डाल देना, मेल विद इन 1 डे आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेशन। काफ़ी लंबा सेशन गया, बट आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन एज यूजुअल। सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।